हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, आपको पता ही है कि 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा 2025 का डेट अनाउंस हो चुकी है। मतलब इस बार इलेक्शन दो चरणों में होगी। पहला चरण का मतदान होगा 6 नवंबर 2025 को और दूसरा चरण का मतदान होगा और 11 नवंबर 2025 को और फाइनल जो काउंटिंग होगी आपका 14 नवंबर 2025 को। दोस्तों, इसके साथ ही जैसे ही डेट अनाउंस हुआ तो पूरे बिहार राज्य में आचार संहिता भी लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आचार संहिता क्या होती है, आचार संहिता क्यों लगाई जाती है और आचार संहिता कब से कब तक लागू होती है। अगर कोई पार्टी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज कि मैं अभी इस वीडियो में थोड़ा सा आपको रफली मैं एक जानकारी दे रहा हूँ कि आपका जो विधानसभा का चुनाव इस बार दो चरणों में होने वाली है। दो चरणों में मीन्स मैं भी देखो, जैसे यहाँ पे डेट मेंशन है। पहला चरण का जो मतदान है आपको 6 नवंबर 2025 को और 11 नवंबर 2025 को दूसरा चरण का। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूजन होगा कि आपका कब मतलब कौन से डेट में चुनाव होगा। तो एक सिंपल सा तरीका है, जैसे एक सीरियल नंबर से 121 तक, मतलब एक विधानसभा का एक जो आपका सीरियल नंबर होता है उसमें से दिया गया है 1 से 21 तक पहली फेज में होगा और 122 से 243 जो सीट है, जो आपका क्रमांक संख्या, जो बूथ का क्रमांक संख्या है, सॉरी बूथ का नहीं, आपका विधानसभा का जो क्रमांक संख्या है और उसका होगा। मतलब आपका मतलब इतना समझ लो कि एक रफली में बता रहा हूँ कि 1 से 21 जो विधानसभा का जो सीरियल नंबर है, जैसे हर एक विधानसभा का अपना एक सीरियल नंबर होता है, और तो वैसे ही मतलब हर एक विधानसभा का जो सीरियल नंबर है उस हिसाब से आपका मतलब डेट भी रखा गया है। 1 से 21 तक का पहली चरण में और 122 से 243 तक दूसरे चरण में। और ऐसे भी आप इसका जाकर के आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट तक मैं उसको बताऊंगा कि आपको कैसे जाना है और कैसे चेकआउट करना है। तो अभी जैसे वीडियो का मेन टॉपिक है आचार संहिता आखिर है क्या, आचार संहिता कब से लागू होती है, कब क्यों लागू किया जाता है, आज हम लोग उस पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आचार संहिता देखो, आचार संहिता लागू हो चुकी है मतलब जैसे ही चुनाव का डेट की घोषणा होती है, जैसे उसी दिन शाम से आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो जाती है। मतलब 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा डेट का अनाउंस किया गया भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसी दिन शाम से आचार संहिता लागू हो गई। मतलब आप पूर्ण रूप से कह सकते हो कि 7 तारीख को सुबह से पूरे राज्य भर में आचार संहिता लागू हो गई और आचार संहिता 14 नवंबर 2025 तक, यानी मतगणना और परिणाम आने तक लागू रहती है। तो 14 नवंबर 2025 को जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका रिजल्ट का घोषणा किया जाएगा, तो उस दिन तक बिहार में लागू होगी। अब बात कर लेते हैं कि आचार संहिता आखिर है क्या। तो देखो, आचार संहिता बेसिकली जो होती है, आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है, जिसका मेन पर्पस है नैतिक और प्रशासनिक नियमावली, मतलब कोड ऑफ एथिक्स, जिसका उद्देश्य है चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और समान अवसरों के साथ संपन्न कराना। मतलब आचार संहिता लागू करने का मेन पर्पस होता है चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और समान अवसरों के साथ संपन्न कराना। मतलब कहीं भी मतलब समान अवसर का सेंस यहाँ पर दिया गया कि हर एक के नागरिक को एक समान अवसर मिले। मतलब इसका टारगेट है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि हर एक लोगों को एक समान अवसर मिले। मतलब समान अवसर, आपको प्रचार करने की पूर्ण सहमति होगी, आपको जो आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप पे कोई भी कार्रवाई, जब तक आप आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करते हो तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और आचार संहिता का कुछ नियम है, क्या क्या बैन हो सकती है, वो सब चीज भी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा चीज, आम नागरिकों के साथ क्या होने वाला है। देखो, आचार संहिता में हर एक नागरिकों को समान अवसर भी दिया जाता है, ठीक है, कि आप अपने मतलब आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हो, बशर्ते आचार संहिता को देखते हुए।
ठीक है। और आप किसी को भी मतदान कर सकते हो, किसी भी पार्टी को, कि आपको, आप पे कोई पार्टी आप पे दबाव बनाता है, आप पे कोई पैसा देने की कोशिश करता है, तो आप उस पे कंप्लेन कर सकते हो, तो उसका उस पार्टी के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, और वो जो पार्टी के कैंडिडेट हैं उस पर भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, और उस पे उसकी जो नामांकन होगी, जो मतलब आपको जो कह सकते हो कि जो मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनका, वो रद्द कर दिया जाएगा, मतलब उसका कैंडिडेचर भी रद्द किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसको संविधान के कौन से मतलब बेस पे संविधान का, आखिर तो भाई देखो, बिहार इंडिया में कोई भी नियम कानून बना है तो भारतीय संविधान के तहत ही बनाया गया है। तो इस आचार संहिता को अनुच्छेद 324 आर्टिकल जो 324 से लागू होती है। बट दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आचार संहिता का कोई नियम भारतीय संविधान में दर्ज नहीं है। ये निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को निर्धारित करती है कि आचार संहिता में किस कौन कौन सी चीज को लेके लाया जा सकता है। बट ऐसे भारतीय संविधान में इसका कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है। ये देख यहाँ पे अनुच्छेद चुनाव आयोग को अधिकार देता है वह भारत में चुनाव के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने मन से मतलब इलेक्शन कमीशन यहाँ पे, मतलब यह संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि संविधान के हिसाब से, और संविधान में सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को अधिकार देता है वो भारत में चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसका नियम भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया, बस भारतीय संविधान में थोड़ा सा आचार संहिता के बारे में कर दिया गया है, और यह आर्टिकल 324 के तहत पूरे इंडिया में लागू होती है। कहीं भी चुनाव का डेट जैसे ही अनाउंस होगा तो आर्टिकल 324 लागू हो जाती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। ध्यान रहे, आचार संहिता कोई कानून नहीं है, लेकिन यह कानून जितनी ही प्रभावशाली होती है क्योंकि इसे लागू करने की शक्ति जो चुनाव आयोग के पास है। पहले मैंने बताया कि इसका कोई कानून भारतीय संविधान में नियम नहीं बनाया गया है, बट भारतीय संविधान में आचार संहिता के बारे में लिख दिया गया है, और नियम इसका जो भी बनाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाती है। अब जहां भी इलेक्शन कमीशन, जो यहाँ भी चुनाव होने वाली है, तो वहां इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, और इसका मेन पर्पस है कोड ऑफ एथिक्स, मतलब एथिक्स मतलब नैतिकता को बचा के चलना। इलेक्शन कमीशन के पास जैसे ही डेट अनाउंस होती है तो यहाँ पे क्या करती है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां वोट खरीद बिक्री भी करते हैं, बहुत सारा चीज लोग पर लोभन भी देते हैं, तो वो सब चीज को देखते हुए ऐसा नियम बनाई गई है। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे पहले आचार संहिता लागू कब हुई। बहुत सारा सवाल आती है दिमाग में कि आचार संहिता लागू कब की गई। तो पहली बार भारत में आचार संहिता 1960 के केरल में विधानसभा चुनाव के समय लागू किया गया था। मतलब सबसे पहला जो आचार संहिता लागू की हुआ था तो भारत में सबसे पहली बार केरल में 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में लागू हुआ था, और उसका जो रिजल्ट, जो पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसका 1968 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो अगर आप किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे अगर आपसे क्वेश्चंस आता है कि सबसे पहले भारत में आचार संहिता कब लागू किया गया, तो 1960 में, और कहाँ लागू किया गया था, तो केरल विधानसभा के चुनाव के समय। और उसके बाद पूरे भारत में 1968 में इसे लागू कर दिया गया था। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि आचार संहिता में क्या क्या प्रतिबंध हो सकती है, क्या क्या बैन हो सकती है। तो अब देखो, सरकार पे लगने वाला प्रतिबंध सिंपल, इसको जैसे दो तीन तरह का बात होती है। एक सरकार पे लगेगी, यहाँ के आम नागरिक पे लगेगी, और सरकार क्या क्या चीज नहीं। अब सरकार देखो, सरकार अगर बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता है कि अरे जिसका सरकार है उसी का इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, लेकिन नहीं, जैसे ही इलेक्शन का डेट अनाउंस होगी तो सरकार पे भी प्रतिबंध लग जाएगी। सरकार पे प्रतिबंध, कैसा प्रतिबंध लगती है तो उसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। तो सरकार पे सबसे पहला प्रतिबंध लगेगी कि कोई नई सरकारी योजना, परियोजना या अनुदान की घोषणा नहीं की जा सकती है। मतलब अब बिहार में 6 अक्टूबर, मतलब 6 अक्टूबर के जैसे ही डेट अनाउंस हुआ, उसके बाद जो आगामी सरकार जो 2 नवंबर 2025 में बनने वाली है, तब तक
कोई भी बिहार में नई सरकारी योजना लॉन्च नहीं की जाएगी, परियोजना या अनुदान की घोषणा नहीं की जा सकती है, कोई भी विज्ञापन उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो अभी सुनने में आ रही है कि बिहार में पटना मेट्रो का उद्घाटन कल के ही डेट में कर दिया गया, क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो गई कल शाम से, तो उसके पहले ही वहां पर उद्घाटन कर दिया गया, क्योंकि इसमें राइट लिखा हुआ है कि कोई भी विज्ञापन उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किया जा सकता है। मतलब आप किसी चीज का उद्घाटन भी नहीं कर सकते हैं, शिलान्यास भी नहीं कर सकते हैं नई योजना के बारे में, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना होता है। तीसरा चीज होता है सरकारी गाड़ी। यहाँ पे देखो सरकारी गाड़ी, भवन कर्मचारी धन का उपयोग प्रचार में नहीं हो सकता है। मतलब सरकारी गाड़ी का, भवन का, कर्मचारी या धन का उपयोग प्रचार में नहीं हो सकता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही आचार संहिता लागू हुई तो जो वर्तमान में जो विधायक दल हैं तो उनको भी सरकारी गाड़ी यूज करने से बैन हो जाएगी। अब कोई सरकारी भवन, सरकारी आवास में रह करके वहां से प्रचार करते हैं तो उस पर भी बैन हो जाएगी। आज जो कोई सरकारी कर्मचारी को लेकर के साथ में चल रहे हैं तो उन पे भी बैन रहेगी। कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी कैंडिडेट का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और किसी पार्टी का, स्पेशल पार्टी का समर्थक कर रहा है, समर्थन दे रहा है, तो आप उसको कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, आचार संहिता के तहत आप उस पर निर्वाचन आयोग के पास शिकायत कर सकते हो। उस पे उनकी कार्रवाई होगी और जिस कैंडिडेट के बारे में कर रहे हैं तो उसका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकती है। कैंडिडेचर उसका जो नॉमिनेशन, समझो जो हिंदी भाषा में जो मतलब आम प्रचलन होता है नॉमिनेशन, तो उनका नॉमिनेशन भी रद्द किया जा सकता है, निर्वाचन आयोग कर सकता है, बशर्ते आपको ठोस सबूत देना होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन में सरकारी धन का भी उपयोग हो रहा है। सरकारी धन मतलब मान के चलो कि बिहार में जो वर्तमान सरकार है, आपको लग रहा है कि वर्तमान सरकार वो जो सरकारी धन का उपयोग कर रही है अपने चुनाव प्रसार में, तो आप उस पर भी कर सकते हो, ठोस सबूत दे सकते हो इलेक्शन कमीशन के पास, और वहां पे उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी चीज है कि अब यहाँ पे, अब जैसे क्या होता है कि अभी जैसे सरकार, जो वर्तमान सरकार होती है, वो अपने हिसाब से अधिकारियों का तबादला कर देती है, तो अब तबादला रुक जाएगी। अभी के टाइम में जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती है, मतलब आचार संहिता लागू कर दिया जाता है, तो अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां चुनाव आयोग की अनुमति से ही हो सकते हैं। बिना आप इलेक्शन कमीशन के अनुमति से आप किसी अधिकारी की तबादला नहीं कर सकते हैं, नई नियुक्तियां नहीं ला सकते हैं। ये सब चीज यहाँ पे आपको सरकार पे बैन होती है। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों और नेताओं पे प्रतिबंध। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजनीतिक दलों और नेताओं पे क्या प्रतिबंध लगेगी। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार पे तो प्रतिबंध लग चुकी है, अब यहाँ पे सवाल उठती है कि जो राजनीतिक दल हैं और नेताएं हैं, देखो सरकार में तो सिर्फ एक ही दल रहेगी जो जिसका बहुमत की सरकार अभी वर्तमान में है, और बाकी भी तो यहाँ इलेक्शन कमीशन सबको तो मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए। तो अन्य राजनीतिक दल और नेताओं पे क्या प्रतिबंध लगने वाली है, लगती है। तो पहला प्रतिबंध लगता है कि आप जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के नाम पे वोट मांगना मना है। अगर कोई भी नेता है या कोई भी राजनीतिक दल जाति, धर्म या धर्म विशेष और मतलब कोई भी क्षेत्र के नाम पे, क्षेत्र विशेष पे वोट मांगता है, तो आप उसकी भी शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास कर सकते हो। हाँ, बशर्ते आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। किसी प्रॉपर जाति, धर्म या विशेष क्षेत्र के नाम पे वोट मांगता है तब वोट मांगना मना है। मतदाताओं को पैसा, शराब या उपहार देना अपराध है। तो आप इतना चीज समझो, मतदाताओं को पैसा, शराब और उपहार देना अपराध है। एक चीज दोनों पे लागू होता है, राजनीतिक दल पे और यहाँ के आम नागरिकों पे। अगर आपको कोई देता भी है तो आप स्वीकार नहीं कीजिए, नहीं तो आप पे भी कार्रवाई की जा सकती है, और जो दे रहा है उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। झूठे वादे, भड़काऊ भाषण और विरोध उम्मीदवार का बदनामी वर्जित है। मतलब झूठे वादे, लेकिन ये तो चुनाव में होता है, इसको कोई बड़ा फैक्ट नहीं है। अगर कोई केस कर सकता है तो आप में इतना हिम्मत है तो आप जाकर के इलेक्शन कमीशन के पास जाके आप केस कर सकते हो कि आप जो ये झूठा वादा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रजेंट उसकी तत्काल कार्रवाई, उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी। अगर वैसा सच में पाया जाता है तो उसके कैंडिडेचर कैंसिल होगी। लाउड स्पीकर, जुलूस, रोड शो बिना अनुमति के नहीं किए जा सकते हैं। मतलब आपको लाउड स्पीकर बजाना है,
आपको जुलूस निकालना है, रोड शो निकालना है, तो आपको इलेक्शन कमीशन के परमिशन लेना जरूरी है। अब सरकार की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, आपको जो भी परमिशन लेना होगा आप वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा परमिशन आपको लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा परमिशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के आम जनता, मतलब अभी भारत के आम जनता, यानी अभी बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार के आम जनता पे क्या क्या चीज लागू होती है। एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि भाई आखिर तो देखो सरकार पे क्या क्या बैन हो गई, राजनीतिक दल पे क्या क्या बैन हुई, तो यहाँ पे आम जनता पे भी कुछ प्रतिबंध होती है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आपको अगर कोई आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो आप पे भी कार्रवाई की जा सकती है। तो पहला जो प्रतिबंध लगती है, आम नागरिक सोशल मीडिया झूठी खबरें, अफवाह या भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पे आप नहीं डाल सकते हैं, कहीं भी आप झूठी अफवाह नहीं फैला सकते हैं। किसी उम्मीदवार या दल के पक्ष में अवैध प्रचार या पोस्टर लगाना भी अपराध माना जाता है। मतलब आपके पास बिना परमिशन नहीं है तो आप अवैध प्रचार नहीं कर सकते हैं, पोस्टर लगाना भी, आप किसी राजनीतिक दल से जब जुड़े हुए हैं तभी ये काम कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। मत खरीदने या बेचने का प्रयास करना कानूनी कार्रवाई होती है। प्रयास करने, मान के चलो अभी के टाइम पे जैसे इलेक्शन के पहले क्या होती है ना, कि बहुत रात में क्या होती है, जैसे पता ही है कि अभी सब बिहार में सबको पता है कि वोट कैसे खरीदा जाता है, कैसे लास्ट टाइम पे वोट चेंजिंग होती है। तो उसके तहत मत उस पे भी अगर कोई खरीद बिक्री करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मतदान केंद्र पर, मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल सामग्री या प्रचार सामग्री ले जाना मना है। आप मतलब इलेक्शन कमीशन जिस दिन आपके बूथ पे, आपके गांव में, आपके शहर में इलेक्शन हो रही है, चुनाव हो रही है, आप मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हो, या मतलब आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हो उस पार्टी का कोई सिंबल या उससे रिलेटेड कोई भी प्रचार सामग्री भी नहीं लेके जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो क्या होगा। एक मिनट, अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे तीनों, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति दल या सरकारी अधिकारी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर समझो कि अगर कोई व्यक्ति, दल या सरकारी अधिकारी आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग क्या क्या कर सकता है। मतलब तीनों लोगों पर, सिंपल यहाँ के आम नागरिक पे, राजनीतिक दल पे, या सरकारी अधिकारी है जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पर चुनाव आयोग क्या क्या कार्रवाई कर सकती है। तो पहला चीज, सरकारी अधिकारी को, जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनको चुनाव के प्रचार करने पे रोक लग जाती है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सरकार का अभिन्न अंग है, और सरकार अभी किसके पास है। और जैसे ही आचार संहिता लागू होती है तो वो चल जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और अभी के टाइम पे हेड हो जाते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। अभी जो भी यहाँ पे सिर्फ अब कार जो होता है ना कि सिर्फ नाम की सरकार है, ठीक है, या क्योंकि अभी तो इलेक्शन का डेट जब तक नहीं आएगी तो अभी जो भी वर्तमान में जो सक्रिय सरकार है वही रहेगी, लेकिन अभी कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकते हैं। और बिहार राज्य के या मतलब किसी भी राज्य के सरकारी अधिकारी इलेक्शन कमीशन का प्रचार, मतलब सॉरी, चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करते हुए पाए जाते हैं, अगर यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है, दल है या सरकारी अधिकारी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ नोटिस जारी करता है। मतलब नोटिस जारी में सो काउज नोटिस, कि उसमें अगर मान के चलो किसी के पास कोई मजबूरी है तो उस पर आपको सो काउज दिखाना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर उनपे चेतावनी या प्रचार प्रतिबंध भी लगा सकता है, उनपे चेतावनी पहले दिया जाएगा या प्रचार प्रतिबंध भी लगा सकता है। एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस कार्रवाई भी कर सकता है। उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द मतलब डिस्क्वालीफाइड भी कर सकता है। कुछ मामले में अपराध दर्ज होकर के जेल तक की सजा हो सकती है। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी उम्मीदवार मतलब कोई भी उम्मीदवार जो मतलब आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ ऐसा कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ पे है कि कई बार चुनाव आयोग में
कई बार चुनाव आयोग ने बड़े नेताओं को 24 से 48 घंटे का प्रतिबंध भी लगाया है। मतलब जब भी मतलब आप जो बड़ा कैंडिडेट है, जो बड़ा पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके भाषण पे भी उनके प्रचार पे भी 24 से 48 घंटा प्रतिबंध लगाया है, अगर ऐसा कुछ पाया गया है तब। जैसे उन्होंने धर्म आधारित बयान या जाति आधारित बयान दिए हैं, तो उस पर 24 से 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ध्यान में रखना है कि आप किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार कर रहे हैं तो कृपया ये सब चीज, विशेष जाति से बच के रहिए, धर्म से बच के रहिए, और आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला चीज की निष्पक्षता करना है, पारदर्शिता करना है, नियंत्रण सरकार स्थापित करना है, और मतदाता सुरक्षा की गारंटी लेना है। मतलब निष्पक्षता मतलब सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देना है। ऐसा नहीं कि किसी विशेष पार्टी को विशेष अवसर दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट खड़ी होंगे, जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन कर भरवाएंगे, उनका नॉमिनेशन सही पाया जाता है तो सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा। पारदर्शी चुनाव को साफ और विश्वसनीय बनाया जाएगा। नियंत्रण सरकार मतलब एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना यहाँ पर्पस है, जो संसाधनों के दुरुपयोग को रोकता है। और मतदाता सुरक्षा, मतदाताओं के दबाव और लालच से मुक्त रखना, और मतदाता को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। ऐसा नहीं कि किसी वोट मतलब कोई भी कैंडिडेट, कोई भी यहाँ के आम नागरिक हैं, चुनाव बूथ पे जाते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है या कुछ भी होता है, तो आप उसके इलेक्शन कमीशन के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, वहां पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, उसी टाइम वहां पे कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे कुछ बात समझते हैं कि आखिर आचार संहिता है क्या। तो सिंपल सा बात आप यहाँ पे समझो, मैं निष्कर्ष एक लिखा हूं। निष्कर्ष में आचार संहिता जो चुनाव की आत्मा है, मतलब आचार संहिता चुनाव की आत्मा, यह सुनिश्चित करती है कि सरकार और राजनीतिक दल और चुनाव के दौरान नैतिक सीमाओं का पालन करे और जनता स्वतंत्र रूप से वोट दे सके। और इसका मेन पर्पस है निष्पक्ष चुनाव ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। आचार संहिता उस लोकतंत्र को एक मजबूत ढाल है। तो यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की पहचान है और आचार संहिता उस लोकतंत्र को मजबूत ढाल है। तो दोस्तों सिंपल से आज इस वीडियो में हम लोग जाने कि आचार संहिता लागू क्यों होती है। तो आचार संहिता लागू करने का एक मेन पर्पस होता है निष्पक्ष चुनाव ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान है, और आचार संहिता उस लोकतंत्र का सबसे मजबूत ढाल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। और आने वाले टाइम पे ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं दोबारा वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। और अभी चुनाव आचार संहिता में खुद का ध्यान रखिए। अभी बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है, कोई भी ऐसा काम न करे जिससे आपके और आपसे रिलेटेड राजनीतिक पार्टी की हानि पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आज के डेट में सौभाग्य है